उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तो नाराज हूँ, आज मैं मेरा दिल रोक लूंगा। बहुत सारे वेसिकल्स के अंदर एक मसल फाइबर होता है, एक मसल फाइबर की बाहर के लेयर को क्या बोला हमने, सार्कोलेमा। उसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलने वाला है, कार्डियक, दिल के पास रहने वाला है, जैसे उस आपके दिल के पास वो है। ठीक है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ कि हाल चाल में कुछ सुधार आया होगा। प्रीवियस 2 लेक्चर देखने के बाद कुछ नंबर में भी सुधार आया होंगे, इनके पीवाईक्यू प्रॉपरली बनने लगे होंगे, है ना। उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर आए हैं थर्ड लेक्चर। पहले 2 लेक्चर में हमने क्या देखा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकाला जाता है। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एज अ नेम सजेस्ट, व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन। मूवमेंट कोई भी चीज हिलती डुलती जो आपको दिखती है, दैट इज अ मूवमेंट। एंड व्हाट इज लोकोमोशन, अ मूवमेंट विच लीड्स टू चेंज इन प्लेस, विच लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज लोकोमोशन, राइट। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है एनसीईआरटी। मूवमेंट लिविंग बीइंग में देखने के लिए मिलता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। और ये साइक्लोसिस किसके वजह से होता है, तो साइटोस्केलेटल के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, साइटोस्केलेटल के वजह से। साइटो मतलब सेल, सेल का स्केलेटल इज साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल की हेल्प से आपको प्रोटोप्लाज्म मूव करते हुए दिखता है, दैट इज अ साइक्लोसिस। मूवमेंट सीलिया से होता है, फ्लैजेला से होता है, टेंटिकल से होता है। सीलिया से ह्यूमन बॉडी में क्या चीज देखने के लिए मिलती है, सीलियरी मूवमेंट कहाँ देखने मिलती है, ह्यूमन बॉडी में सीलियरी मूवमेंट कहाँ हमें देखने के लिए मिलती है, बताइए। एक नेजल एरिया में देखने के लिए मिलती है। सेकेंड, आपको पता होगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। फ्लैजेला मूवमेंट कहाँ देखने के लिए मिलती है? बताओ जल्दी। स्पर्म्स, टेंटिकल्स। ह्यूमन बॉडी में टेंटिकल्स तो नहीं होते, टेंटिकल्स कहाँ होते हैं, तो हाइड्रा में। ठीक है। सीलिया पैरामेशियम में भी देखने के लिए मिलता है। पैरामेशियम में फूड को इनगल्फ करने के लिए भी सीलिया होता है एंड चलने के लिए भी सीलिया होता है। ठीक है। मूवमेंट, चेंज इन प्लेस और लोकेशन इज नोन एज लोकोमोशन, एंड लोकोमोशन इज ऑलवेज अ वॉलेंटरी मूवमेंट। ठीक है। मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 2026 में आने वाला सवाल है कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मसल इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट इज ऑफ मसल्स। ध्यान देने वाली बात है, मसल के 4 कैरेक्टर्स बताए हुए, कौन सी, एक्साइटिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। क्या क्या, एक्साइटिबिलिटी मतलब वो एक्साइट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है। स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है। एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि मसल की इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, और उसमें ऑप्शन में दिया था स्ट्रेचेबिलिटी। तो स्ट्रेचेबिलिटी को एक्सटेंसिबिलिटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है। क्या, एक्साइटिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है। मसल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ प्रेजेंट है, अपीयरेंस दिखता कैसा है, और नेचर ऑफ एक्टिविटी, उसका रेगुलेशन कैसा है। उसके लिए मैंने एक प्यारा सा छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। क्या बोल रहा है ये, लोकेशन के हिसाब से स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक, जहां पे प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से नाम दे दिया। स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट होगा, स्केलेटल सिस्टम से चिपक के होगा। विसरल मसल कहाँ पर होने वाला है, बताओ, विसरल ऑर्गन से चिपक के रहने वाला है। कार्डियक दिल के पास रहने वाला है, जैसे उस आपके आपके दिल के पास वो है। ठीक है। स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। विसरल मतलब कौन से ऑर्गन आएंगे, विसरल में कौन से ऑर्गन आएंगे, बताओ, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सब। ठीक है। ये अपीयरेंस के हिसाब से 2 है, स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। क्या बोला मैंने, अपीयरेंस के हिसाब से डिवाइड किया हमने, स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। फंक्शन के हिसाब से इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड होते हैं, विसरल मसल नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, कार्डियक मसल स्ट्राइटेड होते हैं। ठीक है। स्केलेटल मसल वॉलेंटरी होते हैं, ठीक है, हम खुद ही मूव करवा रहे हैं। विसरल मसल जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं, एंड कार्डियक भी इनवॉलेंटरी होती है। आप ये नहीं सोचते ना कि आज कैसे थोड़ा बहुत दिल धड़का लूं, थोड़ा तेज कर लेता हूँ, आज मन किया तो रोक लेता हूँ, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तो नाराज हूं, आज मैं मेरा दिल रोक लूंगा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना बेटा। तो वो होता है इनवॉलेंटरी। ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि क्या बोला मैंने, लोकेशन के हिसाब से 3, अपीयरेंस के हिसाब से 2, फंक्शन के हिसाब से 2। ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है हमें, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल मतलब नॉन स्ट्राइटेड मसल। ठीक है। नॉन स्ट्राइटेड मसल, क्योंकि स्ट्राइटेड नहीं है तो स्मूथ दिख रही है, इसलिए हमने बोल दिया उसको स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल दोनों की दोनों स्ट्राइटेड होती है, पर दोनों के बीच में एक आपको अंतर दिख रहा होगा, ये देखिए, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, इसे बोलते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलेंगे इसको हम, इंटरकैलेटेड डिस्क।
ठीक है। तो सवाल ऐसा आ सकता है कि इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ देखने के लिए मिलता है, दैट इज अ कार्डियक मसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल मसल in our body made up of number of muscle bundle known as fascicles held together by common collagen connective tissue called fascia। ठीक है, एक मसल बंडल, a number of muscle fiber, one muscle fiber lined by plasma membrane called sarcolemma, enclosing sarcoplasm containing many nuclei, syncytium, sarcoplasmic reticulum, muscle fiber, endoplasmic reticulum, storehouse of calcium है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, घंटा समझ में नहीं आया। मैं आपको एक एक चीज प्यार से समझाता हूँ। देखिए, ये एक मसल फाइबर है, उसको हमने कट किया। वहां से आप ध्यान देखेंगे ना, देखिए ये गोला, एक बड़ा गोला, ये बड़ा गोला, ये बड़ा गोला, ये बड़ा गोला, इसे हमने क्या बोला, फेसिकल मसल बंडल्स। ठीक है, इन बड़े गोले के अंदर ये दिख रहा है आपको, छोटा गोला, छोटा गोला, छोटा गोला, छोटा गोला, इसे हमने क्या बोला, मसल फाइबर। चमका, चमका। बड़े बड़े बंडल्स को, बहुत सारे मसल फाइबर के बंडल्स को क्या बोला हमने, फेसिकल। ठीक है, फेसिकल को कवर करने वाली लेयर को क्या बोला हमने, फेसिया। बहुत सारे फेसिकल्स के अंदर एक मसल फाइबर होता है, एक मसल फाइबर की बाहर के लेयर को क्या बोला हमने, सार्कोलेमा। उसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे हम, सार्कोप्लाज्म। उसके अंदर के एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि जहां जहां मसल है वहां वहां सार्को वर्ड को डाल दो। समझ में आया क्या आपको, रिवाइज करवा दूं। देखो, मसल फाइबर की आउटर लेयर को हमने, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला, सार्कोलेमा। अंदर की प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला, सार्कोप्लाज्म। उसके अंदर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला हमने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। इतना ध्यान रहेगा हमें। बहुत सारे मसल फाइबर को मिला के बना है फेसिकल, और उनको कवर करने वाली लेयर को क्या बोला हमने, फेसिया। चमका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसल फाइबर, मसल फाइबर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज सार्कोप्लाज्म, माइक्रोफिब्रिल एंड माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अब एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज माइक्रोफिलामेंट्स होंगे। वो माइक्रोफिलामेंट दो चीज से बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन होता है थिन फिलामेंट, मायोसिन होता है थिक फिलामेंट। एक्टिन होता है लाइट बैंड, मायोसिन होता है डार्क बैंड। एक्टिन से बनता है आई बैंड, मायोसिन से बनता है ए बैंड। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, एक मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर की बाहर के लेयर को क्या बोला हमने, सार्कोलेमा। अंदर की प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला हमने, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, उसके अंदर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला हमने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, बहुत सारे कैल्शियम आयन होते हैं। डन, चमक गया। बहुत सारे मसल फाइबर की बाहर की, उस बहुत सारे मसल फाइबर के बंडल को क्या बोलते हैं हम, फेसिकल। फेसिकल की बाहर की लेयर को क्या बोला हमने, फेशिया। समझ गया। एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। चमका। मायोफिब्रिल में पैरेलली, मायोफिब्रिल पैरेलली अरेंज होते हैं, मायोफिब्रिल पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, वो दो बैंड से बनते हैं, आई बैंड और ए बैंड। आई बैंड को हमने क्या बोला, लाइट बैंड। ए बैंड को हमने क्या बोला, डार्क बैंड। डार्क बैंड की थिन होगा कि थिक, थिक। लाइट बैंड थिन होगा कि थिक, थिन। एक्टिन से बना हुआ थिन फिलामेंट, मायोसिन से बना हुआ डार्क फिलामेंट। समझ में आया क्या आपको, इतना इजी है, रटने वाली चीज नहीं है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। दो आई बैंड, दो आई बैंड के बीच की लाइन को हमने क्या बोला, जेड लाइन। ठीक है, दो ए बैंड के बीच की लाइन को क्या बोला हमने, एम लाइन। ठीक है, एंड आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ थिक, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। ये सारे थिक फिलामेंट है, एंड ये सब थिन फिलामेंट है। सो एक थिक फिलामेंट को आजू बाजू से ना पार्शियली ओवरलैप थिन फिलामेंट होता है। ठीक है, एक थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप थिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह जहां पर थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप ना कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हेच जोन। समझ में आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हेच जोन। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज नोन एज सार्कोमियर। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज सार्कोमियर। समझ में आया आपको इतना चीज, वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। क्या बोला मैंने, दो बैंड होती है, आई बैंड एंड ए बैंड। ठीक है, दो आई बैंड के बीच में एक लाइन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, जेड लाइन। दो ए बैंड के बीच में लाइन होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, एम लाइन।
ए बैंड को आई बैंड कवर करके रखता है पार्शियली। जहां पर कवर नहीं किया उसे क्या बोलेंगे हम, एच जोन। दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। एंड दिस सार्कोमियर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़े। समझ रहा है सबको? थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, तो समझने की कोशिश करो, दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन एंड ईच एफ एक्टिन मेड अप ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन। ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो। ये जो गोले दिख रहे हैं ना हमें, सर्कल 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 सर्कल, ये क्या है, जी एक्टिन। ये क्या है, जी एक्टिन। ये जी एक्टिन की जो पूरी चेन है, इस पूरी चेन को क्या बोला हमने, एफ एक्टिन। ठीक है, इसे हमने क्या बोला, एफ एक्टिन। एंड दो एफ एक्टिन की चेन आपको दिख रही होगी, ये एक चेन एंड दिस सेकंड चेन। ये दो चेन मिलके बनाते हैं क्या, एक्टिन। समझ गया आपको? टू filamentous another protein tropomyosin also run close to f actin close to the length, है ना, ये रहा, ये है ट्रोपोमायोसिन। दिस इज अ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे आपको इस कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, दिस इज द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक ऐसा एरिया होता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होना है, कैल्शियम इसके ऊपर आके चिपकेगा, ये अनफोल्ड होगा। ये जैसे ही अनफोल्ड होगा, वहां पर आके मायोसिन का हेड चिपकेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। इतना चीज समझ गया आपने को? अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। In resting state, a subunit troponin mask the mask the active binding site for myosin on the actin filament। समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि एक एक्टिन के अंदर एक एक्टिन के अंदर दो एफ फिलामेंट होते हैं। एफ फिलामेंट मोतियों से बना होता है, उन मोतियों को क्या बोला हमने, जी एक्टिन। ठीक है, मतलब कि सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, जी एक्टिन। मोती, बहुत सारे मोती को गुंथ दिया आपने, उससे क्या बन गया, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन को आपस में स्पाइरली बाइंड कर दिया, उससे क्या बन गया, एक्टिन। ठीक है। उसी के साथ चलता हुआ एक प्रोटीन है, उसे हमने क्या बोला, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पे कुछ डॉट्स है, उसे हमने क्या बोला, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या करता है, तो एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है। जैसे ही कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन को चिपकेगा, वो ओपन हो जाएगा और वो एक्टिव बाइंडिंग साइट एक्टिन की ओपन हो जाएगी एंड वहां पर मायोसिन का हेड लग के उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया एक्टिन, अब हम देखते हैं मायोसिन। ईच मायोसिन इस पॉलीमराइज प्रोटीन बहुत सारे मोनोमरिक से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं मेरोमायोसिन। जैसा हमने बोला वहां जी एक्टिन, इसे हमने क्या बोला, मेरोमायोसिन। ठीक है। ईच मेरोमायोसिन में दो चीज होता है, ग्लोबुलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म एंड टेल। हेड जो है और शॉर्ट आर्म जो है वो बनता है हैवी मेरोमायोसिन से, और जो टेल है वो बनता है लाइट मेरोमायोसिन से। The head and short arm project outward at regular distance at an angle of each other form a surface for a polymerized myosin filament known as cross arm। ये क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करते हैं। मायोसिन ग्लोबुलर हेड, एक्टिव एक्टिव एटीपीएस एंजाइम उसके पास होता है, जो कि एटीपी साइट ऑफ एक्टिन होता है। समझ गया आपको? देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो, ये हो गया, क्या है ये, दिस इज द मायोसिन, दिस इज द मायोसिन। ठीक है, ये बना हुआ है एक मेरोमायोसिन, ये है एक मेरोमायोसिन। ये क्या हो गया, मेरोमायोसिन, मेरा मायोसिन। ये क्या हो गया, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म एंड दिस इज द टेल। ठीक है। ये किससे बना हुआ है, तो हैवी मेरो मायोसिन से। ये किससे बना हुआ है, तो लाइट मेरो मायोसिन से। ठीक है। आपको हेड में क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर में, और यहाँ क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। और ये पूरा क्या बोला हमने, क्रॉस आर्म। समझ में आया आपको? ये लेबल के लिए आने वाला है आपको इस बार, ये चीज लेबलिंग के लिए आने वाली है आपको। ठीक है। मेरी थोड़ी वॉइस आपको कम आ रही होगी बिकॉज थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, आज गला बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए बच्चा, मेरा तबीयत खराब होते हुए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कि प्रॉपरली आपका रिवीजन हो सके।
तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, तभी मेडिकल कॉलेज पहुँच पाएँगे। इतना ईज़िली नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि लाइफ़ को बचाना है। तो भगवान भी ना प्रॉपरली टेस्ट कर रहा होता है आपको, कि क्या आप उस लेवल पर जाने लायक भी हैं, कि थोड़ी-सी तकलीफ आई और भग लिए। क्योंकि आपको ऐसे बहुत से सिचुएशन मिलने वाले हैं हॉस्पिटल्स में, कि एकदम एक बंदा खत्म होने की कगार पे आया हुआ है, तो क्या आप ऐसा समझेंगे कि चलिए ये तो मरने ही वाला है, इसको छोड़ देते हैं? नहीं ना, आप पूरी कोशिश तो करेंगे। वही लास्ट फेज़ कोशिश, लास्ट माइल कोशिश ही आपको जितवाने वाली है। तो कंटिन्यूटी में लगे रहिए, चाहे आपका तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो। 2 रोटी कम खाइए, डोलो की टैबलेट खाइए, बट पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आपने 1 दिन की पढ़ाई छोड़ी, उतनी ही मेहनत करते-करते एक कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाएगा एंड आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है एंड सिलेक्शन देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना आपको? मैकेनिज्म और मसल कंसंट्रेशन। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखिए, पूरा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे काम कैसे करता होगा, ठीक है? मैंने आपको बेसिक से एक बार रिवाइज़ करवा दूँ? देखो, क्या था? मसल फाइबर थी। मसल फाइबर की बाहर की लेयर को क्या बोला था हमने? सार्कोलेमा। अंदर क्या था? सार्कोप्लाज़्म। अंदर क्या था? सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में क्या था? बताओ? कैल्शियम, ठीक है? जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ब्रेन से सिग्नल मसल के पास आता है, तो मसल क्या करती है? सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर निकालती है। जैसे ही सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर निकलता है, वो ट्रोपोनिन को जाके चिपक जाता है। जैसे ही वो ट्रोपोनिन को जाके चिपकता है, ट्रोपोमायोसिन घूम जाता है और एक्टिव बाइंडिंग साइट ओपन हो जाती है। उसी टाइम पे एटीपी आता है। एटीपी कहाँ लगेगा? हेवी मेरोमायोसिन के हेड पे। हेवी मेरोमायोसिन के हेड पे एटीपीएस एंजाइम उसको तोड़ेगा। एडीपी, एनपी, ठीक है? अब वो क्या होगा? वो जाके एक्टिव बाइंडिंग साइट पे चिपक जाएगा एंड वो पीछे की तरफ स्लाइड करेगा। पीछे की तरफ क्यों स्लाइड करेगा? मैंने आपको बताया ना, देखिए, व्हाट इज़ दिस? मायोसिन, ठीक है? यहाँ पर ये 2 क्या है? एक्टिन, ठीक है? ये इसके ऊपर चिपक गया एंड ये स्लाइड इसको धकेलेगा अंदर की तरफ, है ना? तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा एंड जैसे ही क्रॉस ब्रिज में एटीपी वापस आगे चिपकेगा, ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा एंड रिलैक्सेशन आएगा। ठीक है? समझ में आया क्या आपको? है ना? यही है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोल रहा है ये? मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है? मोटर न्यूरॉन अफरेंट न्यूरॉन लेके आता है, इफरेंट न्यूरॉन लेके जाता है। अफरेंट आने वाला, इफरेंट जाने वाला बताया मैंने। ए फॉर आने वाला, ई फॉर एक्स जो चली गई मतलब कि जाने वाला, ठीक है? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं? मोटर यूनिट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट में आपको एसिटिल कोलाइन के थ्रू जनरेट मिलता है सिग्नल। सिग्नल जनरेट होने क्या होता है? इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग इन कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जिससे कि एक्टिव बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी, है ना? यूटिलाइजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज द मायोसिन हेड, ठीक है? बाइंड एक्सपोज टू एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा, वो उसको पुल करेगा एक्टिन को और सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ खींचे जाएगा और सार्कोमियर छोटा होगा, जेड लाइन छोटी होगी, है ना? सार्कोमियर छोटा होगा, जेड लाइन पास-पास आएगा और सार्कोमियर छोटा होगा, ठीक है? द मायोसिन रिलीज एडीपी, पी गो बैक्स टू इट्स रिलैक्स स्टेट, a new ATP binds and cross bridge formation is broken. Very, very important. क्या ध्यान रखेंगे? A new ATP binds and the cross bridge formation is broken. नीट 26 आने वाला सवाल है भाई साहब, नोट करके रख लीजिएगा। The ATP is again hydrolyzed by myosin head. The cycle cross bridge formation is breakage is repeated और तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम अवेलेबल है। जैसे ही सिग्नल जैसे ही सिग्नल आना बंद हुआ, वैसे ही क्या हुआ? कैल्शियम चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ट्रोपोनिन जो है वो वापस ट्रोपोमायोसिन से एक्टिन बाइंडिंग साइट को एक्टिव बाइंडिंग साइट को क्या करेगा? मास्क कर देगा एंड रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है? Repeated activation of muscle lead to accumulation of lactic acid, anaerobic breakdown of glycogen, cause fatigue. ठीक है? मैंने आपको बताया ना कि हर स्टेज पे एटीपी लगता है और एटीपी को बनाने के लास्ट स्टेज में O2 की जरूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर O2 आएगा नहीं तो एटीपी बनेगा नहीं, एटीपी बनेगा नहीं
तो यूज होगा नहीं तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूटेगा नहीं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूटेगा नहीं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और उसकी वजह से फटी होगा। ठीक है। अगर कैल्शियम आयन ना हो ना प्रॉपर, तो टिटैनी नाम की डिसीज आती है। कौन सी नाम की? टिटैनी नाम की। ठीक है। ये पूरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझाया हुआ है। इसको देखने से ना अच्छा मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, वो देखिए आप। ठीक है, ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को। कैल्शियम ट्रोपोनिन पे चिपका हुआ है, ट्रोपोमायोसिन एक्टिव बाइंडिंग साइट को ओपन करके रखा हुआ है, एटीपी आता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूटता है। देखो, एटीपी आया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन उठा, एडीपी एंड पी में आया, एक्टिव बाइंडिंग साइट पे लगा एंड स्लाइड हुआ। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होता है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ में आया है क्या आपको? आपको क्या ध्यान रखना है कि एटीपी जैसे ही आके लगेगा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूट जाएगा। डन। चले आगे। समझ में आया ना? चलिए देखो, यहाँ पे वही पूरी चीज बताई हुई है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में क्या हुआ? जेड लाइन पास पास में आई, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन, पास पास में आई। और कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ? और क्लोज आ गया। ठीक है। एंड रिलैक्स स्टेट में क्या हो जाएगा? तो जेड लाइन आपस में दूर दूर रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसे हमने बोला आई बैंड, इसे हमने बोला एच जोन, इसे हमने बोला ए बैंड। व्हाट इज ए बैंड, व्हाट इज आई बैंड, व्हाट इज एच जोन, व्हाट इज जेड लाइन, व्हाट इज एम लाइन। यहाँ से आएगी एम लाइन। ठीक है, याद रहेगा ना हम सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Muscle content a red colored oxygen storing pigment called myoglobin, high in red fiber muscle, containing plenty of mitochondria, utilize large number of oxygen ATP production and aerobic muscle। ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि ऐसा पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन स्टोर करता है उसे हमने बोल दिया मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ज्यादा प्रेजेंट होगा तो वो दिखेगा रेड, तो उसे हमने बोल दिया रेड फाइबर। और जहां मायोग्लोबिन कम क्वांटिटी में होगा उसे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? व्हाइट फाइबर। देखो, आपको याद होगा ना कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा था हमने, वो कैसा था? बताओ जल्दी। कैसा था? सिग्मॉइड कर्व था। ठीक है। एंड मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? तो हाइपरबोलिक। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उसका था सिग्मॉइड, इसका है हाइपरबोलिक। डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना प्रॉपरली आपको समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं अपना स्केलेटल सिस्टम। मसल्स को हमने देख लिया कि मसल्स मसल्स कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है। पर उस कॉन्ट्रैक्शन को करने के लिए एक हिंज की जरूरत होगी, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी जहां पर मसल चिपकेंगे और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो वही सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। क्या है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से दो पार्ट में? जो सेंट्रल लाइन में प्रेजेंट है उसे हमने बोल दिया एक्सियल, और जो बाहर की तरफ है उसे हमने बोल दिया अपेंडिकुलर। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में क्या होगा? जो मीडियली और सेंट्रली प्रेजेंट है उसे हमने क्या बोल दिया? एक्सियल। जो लैटरली प्रेजेंट है उसे हमने क्या बोल दिया? जल्दी बोलो, अपेंडिकुलर। समझ गया आपको? हम सबको पता है देयर आर 206 बोन्स। ठीक है, दिख नहीं रहा है ना? हमें पता है ना देयर आर 206 बोन्स। उसमें से 80 एक्सियल होते हैं, बाकी बचे कुछ 126 वो होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। समझ में आ गया क्या आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम एक पेज में कंसाइज वे में लिखा हुआ है। इसको मैं आपको अच्छे से एक एक चीज को प्रॉपरली समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे फोकस करेंगे। देखिए, स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि 206 बोन है, हार्ड होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट से बने हुए होते हैं। सेकेंड इज कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े से, कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट से बने होते हैं। ठीक है, हमने समझने के लिए दो इसमें डिवाइड किया था, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल कितने होते हैं? 8080। अपेंडिकुलर कितने होते हैं? 126। ये बनाते हैं मेन एक्सिस, ये बनाते हैं गर्डल एंड लिम्स। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए एक्सियल स्केलेटल को डिटेल में समझते हैं। एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। ठीक है, स्कल में 22+1 होता है, वर्टिब्रल कॉलम में कितना होता है? 26, स्टर्नम कितनी होती है? 1, एंड रिब्स होते हैं 24, मतलब 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है, स्कल में 22 बोन्स होती है। कौन सी 22 बोन? क्रेनियम बोन 8, 14 बोन फेशियल और एक हाइयोइड बोन। ठीक है, क्रेनियम जो है ब्रेन बॉक्स बनाता है, फेशियल बोन पूरा फेस क्रिएट करता है, हाइयोइड यू शेप्ड बोन बेस ऑफ बक्कल कैविटी। देखिए ये दो उंगली को लीजिए, यहाँ डीप पे लगाएंगे तो आपको एक बोन फील हो रही होगी, दैट इज अ हाइयोइड बोन। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन होते हैं? 26, स्टर्नम 1 और रिब्स 24। ठीक है,
है ना? और एक्सियल स्केलेटल में और क्या होगा? तो ईयर ऑसिकल्स होंगे, मेलियस इनकस एंड स्टेपिस, मेलियस इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कितने बताए मैंने? 26। उसमें आपको क्या रखना है? सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना? 7। थोरैसिक वर्टिब्रा कितना? 12। लंबर 5, सैक्रल 1, कॉक्सिक्स 1। तो आप ऐसे याद रखेंगे 7, 12, 5, 1, 1। ये 12 नंबर कैसे याद रहेगा? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। तो पीछे से जाके चिपकने वाले किससे हैं? थोरैसिक से। तो उसे हमने क्या बोल दिया? थोरैसिक वर्टिब्रा। कितने होते हैं? 12, क्योंकि वो डॉर्सली जाके रिब्स डॉर्सली जाके थोरैसिक वर्टिब्रा को चिपकते हैं। तो कितने होने चाहिए वो भी? 12। सर्वाइकल कितने होते हैं? 7। सर्वाइकल वर्टिब्रा चाहे जिराफ हो, चाहे ह्यूमन हो, वो होंगे 7 ही 7। याद रहेंगे आपको? दिस इज़ अ सर्वाइकल वर्टिब्रा, दिस इज़ अ thoracic vertebra, this is a lumbar, दिस इज सैक्रल एंड दिस इज अ कॉक्सिक्स, ठीक है? टेल बोन, आप ऐसे उंगली अगर लगाएंगे अपने नीचे तो आपको फील होगा कि टेल बोन। ये टोटल कितने होते हैं? 26। समझ में आ गया आपको? ठीक है। रिब केज, रिब केज का नंबर क्या बताया मैंने? 12 पेयर्स ऑफ बोन्स, मतलब कि 24। ठीक है। तो उसको भी 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब। ठीक है। कौन से 3 इसमें? ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब। अब ट्रू रिब्स कौन से? जो कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम को चिपक के हैं, जो कि थोरैसिक वर्टिब्रा, एंड वेंट्रली किसको कनेक्टेड है? टू अ स्टर्नम। ठीक है। फॉल्स रिब कौन से? जो कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट है, बट वेंट्रली सेवेंथ रिब को जाके कनेक्ट होता है। एंड फ्लोटिंग रिब 2 होते हैं। कौन से फ्लोटिंग रिब? वो जो कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट होंगे और वेंट्रली किसी को भी कनेक्ट नहीं रहने वाले हैं। देखिए, हर एक रिब डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट है। कौन से नंबर का वर्टिब्रा भाई साहब? थोरैसिक वर्टिब्रा। क्या नाम का वर्टिब्रा भाई साहब? थोरैसिक वर्टिब्रा। कितने होते हैं? 12। इसीलिए 12 पेयर्स ऑफ रिब्स भी दे रखे हैं। ठीक है। पीछे जाके वो चिपकेंगे किससे? पीछे मतलब डॉर्सली या वेंट्री? डॉर्सली। किससे जाके चिपक रहे हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा। सामने स्टर्नम से, तो उसे हमने बोल दिया ट्रू रिब। स्टर्नम से ना चिपकते हुए 7वें नंबर के पेयर से चिपक रहे हैं, तो क्या बोल दिया? फॉल्स। और सामने आगे चिपक ही नहीं रहे, तो उसने हमने क्या बोल दिया? फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब फ्लोटिंग क्यों है? क्योंकि जब हमने डायफ्राम पढ़ा था ना, तो कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स, है ना? तो मूवमेंट के लिए जगह चाहिए ना, इसीलिए 2 रिब्स रखी हुई है, फ्लोटिंग रिब्स। समझ में आया आपको? ठीक है। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पे। एक्सियल स्केलेटल देख लिया हमने। एक्सियल स्केलेटल में क्या देखा? स्कल देख लिया, ठीक है। क्रेनियम में 8, 14 फेशियल, 1 हाइयोइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं? 26। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉक्सिक्स 1। 26 यहाँ पे हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा? 12 पेयर्स ऑफ रिब, 7 पेयर ट्रू, 3 पेयर फॉल्स, 2 पेयर, जल्दी बोलो, 2 पेयर फ्लोटिंग रिब, ठीक है। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पे। अपेंडिकुलर स्केलेटल कितना बताया मैंने? 126, है ना? उसमें से 30 एक हाथ में होते हैं, 30 दूसरे हाथ में होते हैं, 30 एक पाँव में होते हैं, 30 दूसरे पाँव में होते हैं। तो ये कितने हो गए? 120। 30, 30, 30, 30, 120 हो गए। 6 बचे। 3 होंगे पेल्विक गर्डल में, 3 होंगे पेक्टोरियल गर्डल में। समझ में आ गया आपको? देखते हैं हम। हाथ की हड्डियां, मतलब कि फोर लिम्ब, कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ह्यूमरस अपर आर्म में, दिस इज अ ह्यूमरस, हमारा ये है ह्यूमरस, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना, देखिए, जो आपके अंगूठे की तरफ है ना बोन, उसे हम बोलेंगे रेडियस, और दूसरी साइड वाली को क्या बोलेंगे? अल्ना, ठीक है। कार्पल्स मतलब कि रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पल मतलब पाम्स, ये वाले, ठीक है, पाम्स की हड्डियां, और फैलेंजेस मतलब फिंगर्स। अब देखो, इसमें 14 कैसे हैं? तो यहाँ तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितने हो गए? बोलो जल्दी बोलो। 3 4 जा 12, और यहाँ पे 2 हैं, तो 14 फैलेंजेस हो गए, ठीक है। मेटाकार्पल कितने हो गए? 5, है ना? सबके लिए एक एक होगा ना, 1 2 3 4 5, मेटाकार्पल हो गए 5। कार्पल्स कितने हो गए? 8, ठीक है। वहां पर टार्सल कितने होते हैं? जल्दी बताओ। यहाँ पे कार्बन कितने? 8, नीचे टार्सल होंगे 7, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। रेडियस अल्ना कितने? एक रेडियस, एक अल्ना, एंड दिस इज ह्यूमरस। चमक गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। पैर की हड्डियां देखते हैं, वो भी 30 होगी। कौन सी? फीमर, जैसे यहाँ ह्यूमरस है वैसे ही थाई की जो बोन होगी उसे हम बोलेंगे फीमर। टीबिया, फिब्यूला, जो अंगूठे की तरफ होगी उसे हम बोलेंगे टीबिया, दूसरे साइड वाली छोटी उंगली की तरफ होगी उसे हम बोलेंगे फिब्यूला। टार्सल, एंकल बोन जो होता है, अब यहाँ कितने थे?
बोलो कार्पल कितने थे? 8। यहाँ पे टार्सल कितने हैं? 7। यही आपको कंफ्यूज करेगा। मेटाटार्सल कितने हैं? मेटाटार्सल उतने ही हैं जितने वो थे। मेटाकार्पल, मेटाटार्सल। यहाँ मेटाटार्सल होना चाहिए, मेटाकार्पल लिखा हुआ। ठीक है, ऊपर मेटाकार्पल कितने थे? बताओ जल्दी, कितने थे? 5। यहाँ भी मेटाटार्सल कितने होंगे? 5। और फेलेंजेस कितने होंगे? सेम एज इट इज 14। सर, आपने तो बताया कि 30 30 30 होते हैं, पर यहाँ पे तो 7 टार्सल है। तो एक बोन एक्स्ट्रा होती है, दैट इज अ पटेला। पटेला मतलब नी कैप। ठीक है, यहाँ पर कोई कैप नहीं है, यहाँ पर कोई भी कैप नहीं है, पर नी में एक कैप है, दैट इज अ पटेला। ठीक है, पटेला इज सिसमॉइड बोन। बस आप इतना ध्यान रखो, पटेला इज सिसमॉइड बोन और ट्रायंगुलर शेप का होता है। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज सिसमॉइड बोन वगैरह आप एमबीबीएस में पहुंचोगे तब पढ़ेंगे ना। आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया ना कि एक्सियल स्केलेटल के नंबर 80 है, अपेंडिकुलर स्केलेटल के 126 है, तो 120 देख लिए, बचे हुए 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉइंट समझने से पहले हम कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं? स्कल। स्कल में मैंने आपको बताया कि फेशियल बोन कितने होते हैं? 14। फेशियल बोन कितने होते हैं? 14। मैंने आपको बताया ना कि फेशियल बोन होते हैं 14। क्रेनियल बोन कितने होते हैं? 8। इनका नामकरण थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या आ जाता है, लिबलिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं? तो 26। सर्वाइकल कितने होते हैं? 7। थोरेसिक कितने होते हैं? 12। लंबर कितने होते हैं? 5। सैक्रम कितने होते हैं? 1। कॉकस कितने होते हैं? 1। ऐसे ही आप एनसीईआरटी में अपनी इमेज के सामने लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज व्हाट इज दिस, क्या है भाई साहब? ये रिब्स एंड रिब केज। ठीक है, क्या बोला हमने? पहले 7 क्या है? ट्रू रिब्स। क्यों ट्रू रिब्स बोला? कि पीछे मतलब डॉर्सली किससे कनेक्टेड है? थोरासिक वर्टिब्रा से। सामने किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम से। देखो, फॉल्स रिब 8वां 9वां 10वां, क्या स्टर्नम से जाके डायरेक्ट कनेक्ट है? क्या वो स्टर्नम से जाके डायरेक्ट कनेक्टेड है? नहीं, वो किससे जाके कनेक्टेड है? तो 7th नंबर वाले रिब से ही जाके तीनों कनेक्टेड है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? फॉल्स रिब। डॉर्सली कनेक्टेड विथ वर्टिब्रा एंड सामने कनेक्टेड विथ 7th रिब। ठीक है, डॉर्सली कनेक्टेड विथ वर्टिब्रा और सामने किसी से भी कनेक्ट नहीं है, उसे हमने क्या बोल दिया? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है? पाँव, हाथ। हमने क्या-क्या देख लिया? ह्यूमरस 1, रेडियस 1। ह्यूमरस कितना? 1। रेडियस कितना? 1। अल्ना कितना? 1। कार्पल कितना? 5। मेटाकार्पल कितना? जल्दी बताओ। 8। फैलेंजेस कितने? 14। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। यहाँ पर फीमर कितना? 1। पटेला कितना? 1। टिबिया कितना? 1। फिबुला कितना? 1। टार्सल कितना? जल्दी बोलो यार। टार्सल कितना? 7। मेटाटार्सल कितना? 5। फेरेंजेस कितने? 14। ये याद रखोगे। बस आपको याद रखना है कि कार्पल कितने होते हैं? 8। टार्सल कितने होते हैं? 7। यहाँ पे 7 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है सिसमोइड बोन, ट्रायंगुलर बोन, दैट इज अ पटेला। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे कुछ आपको नए बोन्स भी दिख रहे होंगे। एक है क्लैविकल, एक है स्कैपुला, है ना? 2 बोन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? इलियम इस्चियम प्यूबिस मिलके बनाते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एसिटाबुलम, है। एसिटाबुलम के अंदर ही फीमर का हेड जाके जुड़ता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू। ठीक है, वैसे ही ऊपर ऊपर क्या बनाता है? स्कैपुला एंड क्लैविकल मिलके बनाते हैं, क्या बनाएंगे? पेल्विक गर्डल का पेक्टोरियल गर्डल। क्या बनाएंगे? पेक्टोरियल गर्डल। और वो पेक्टोरियल गर्डल में एक कैविटी होती है, उसे हम बोलते हैं ग्लीनॉइड कैविटी, एंड ग्लीनॉइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड जाके जुड़ता है। ठीक है, वही चीज आगे लिखी हुई है। अ कप शेप बोन पटेला कवर द नी वेंट्रली, वेंट्रली की डॉर्सली, वेंट्रली याद रहेगा आपको। पेक्टोरियल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल help in articulation of upper and lower limb respectively axial skeletal। axial skeletal को appendicular skeletal से कनेक्ट करने वाली कौन सी होती है? तो पेक्टोरियल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। ऊपर वाली गर्डल को बोल दिया पेक्टोरियल, नीचे वाली गर्डल को बोल दिया पेल्विक। मैंने आपको बताया था ना, ऊपर क्या बताया था? हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक। तो वैसे ही है पेल्विक गर्डल, नीचे होगा पेल्विक, ऊपर होगा पेक्टोरियल। ईच गर्डल फाउंड बाय 2 हाफ, है ना? इधर एक, तो वैसे ही उधर एक। ठीक है, ईच हाफ पेक्टोरियल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लैविकल एंड स्कैपुला। क्लैविकल एंड स्कैपुला मिलके क्या बनाते हैं? ग्लीनॉइड कैविटी। ग्लीनॉइड कैविटी के अंदर क्या होता है? ह्यूमरस का हेड। स्कैपुला इज लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स। डॉर्सल पीछे है और ये वाला पार्ट कौन सा है? थोरैक्स। ठीक है, बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको, सेकेंड एंड सेवेंथ रिब। कौन सा? तो सेकेंड एंड सेवेंथ रिब से, सेकेंड रिब से शुरुआत होता है, सेवेंथ रिब तक रहता है क्या? तो आपका स्कैपुला, है ना? ये ब्लेड आप अगर टच करके देखेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपको दिखेगा, दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्कैपुला। ठीक है, और
क्लेविकल से वो आर्टिकुलेट होता है, बनाता है ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस आता है, एंड विच फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। कॉलर बोन इज अ क्लेविकल, दिस इज अ कॉलर बोन, क्लेविकल इसी को बोलते हैं ब्यूटी बोन, ठीक है। नीचे आएंगे पेल्विक गर्डल, दो कॉक्सियल बोन से बनी हुई है, ईच कॉक्सियल बोन में क्या है, इलियम ischium प्यूबिस, तीन बोन से फॉर्म होकर कॉक्सियल बोन बनता है। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन उसे हम बोलेंगे एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के अंदर क्या होगा, थाई बोन मतलब कि फीमर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है भाई साहब ये, ठीक है। द टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रिली, सामने की तरफ से, एंड फॉर्म अ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है फाइब्रस कार्टिलेज, ये हमें ध्यान रखना होगा कि प्यूबिक सिम्फाइसिस कैसा होता है, फाइब्रस कार्टिलेज। यहाँ पे जोड़ क्यों नहीं दिया, यहाँ पे जॉइंट क्यों नहीं बना दिया, यहाँ जॉइंट इसलिए नहीं बनाया ना कि बेबी की डिलीवरी के लिए भी तो, बेबी जब आएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि हेड आएगा फिर उसकी पूरी बॉडी आने वाली है डिलीवरी के टाइम पे, है ना, पार्चुरेशन के टाइम पे। तो इसीलिए वहां पर फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज जॉइंट्स। जॉइंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट, point of contact of bone between bones and cartilage. Joint act as fulcrum, ये याद रखना है, joint act as fulcrum, force generated by muscle used to carry out the movement. What is fulcrum? व्हाट इज फलक्रम, देखो आप दरवाजा भिराते समय देखते होगे ना, तो अगर दरवाजे को जॉइंट नहीं रहे तो आप धक्का देते रहो तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो वहां पर हमने जो उसको कनेक्ट कर दिया, दैट इज अ फलक्रम, दैट इज अ फलक्रम, उसे हमने क्या बोल दिया, फलक्रम। और हिंजेस से कनेक्ट करके हम उसे आगे पीछे घुमा सकते हैं। हम फोर्स जाके फलक्रम पे थोड़ी ना लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं डोर के हैंडल पे, और जब डोर के हैंडल पे टॉर्क, जब डोर के हैंडल पे फोर्स लगाते हैं तो वो टॉर्क में कन्वर्ट होके घूमता है, ठीक है। तो वो वहां पे जो हिंजेस है, दैट एक्ट एज अ फलक्रम, वैसे ही बोथ एक्ट एज अ फलक्रम, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। जॉइंट्स आर ऑफ थ्री टाइप, तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, कौन से, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। कौन से जॉइंट हुए, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस गॉड, फाइब्रस जॉइंट मतलब इमूवेबल जॉइंट, मूव होता ही नहीं है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट, देखो वहां पे लिखा हुआ है फाइब्रस कार्टिलेज लिखा हुआ है, ध्यान देना, ध्यान है ना, वहां फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट लिखा है, फाइब्रस जॉइंट नहीं लिखा हुआ है। फाइब्रस जॉइंट होते हैं सूचर्स, ठीक है, जो कि स्कल में देखने के लिए मिलते हैं, वो भी सूचर कंप्लीट बंद कब होते हैं, आफ्टर अ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट जिससे फ्रीली मूवमेंट्स हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट आपको ध्यान रखना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल, ह्यूमरस का हेड ऐसा है, एंड दिस इज सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रॉपरली ऐसा मूव कर सकता है, मतलब हम हैंड्स को इस तरीके से मूव करवा सकता है, ठीक है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जांपल आप क्या दोगे, बताओ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का पहले आप एग्जांपल क्या दोगे, ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गर्डल, वैसी पेल्विक गर्डल एंड फीमर, ठीक है। देखो ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गर्डल एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको क्या पूछ लेगा, पेल्विक गर्डल एंड फीमर, आप वहां चमक जाओगे कि अरे भाई साहब ये क्या पूछ लिया, एनसीईआरटी से ही पूछा है उसने, ठीक है। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट जो कि इतना ही मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। पिविट जॉइंट, पिविट एटलस एक्सिस, पहला वर्टिब्रा इज एटलस, सेकंड वर्टिब्रा इज एक्सिस, मतलब कि सर्वाइकल वर्टिब्रा के दो नाम, पहला वर्टिब्रा कौन सा, एटलस, दूसरा कौन सा, एक्सिस। तो दिस दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पिविट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन टार्सल, है ना, इस तरीके से मूवमेंट इज सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, दिस इज अ सैडल जॉइंट, दिस दिस इज अ सैडल जॉइंट, दिख रहा है आपको, दिस इज सैडल जॉइंट, ठीक है। क्या क्या देखा हमने, पहला मसल, मसल फाइबर, देखो जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना उसमें आपको पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए, जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, मसल, मसल फाइबर, सार्कोलेमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है वो देखा। उसके बाद हम आए बोन पे, है ना, बोन में हमने क्या देखा, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल सेंट्रल पार्ट, अपेंडिकुलर स्केलेटल लैटरली, ठीक है। फिर हमने देखा पेक्टोरियल गर्डल, फिर पेल्विक गर्डल, फिर हमने जॉइंट्स देखे, कौन से बताओ जल्दी, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। साइनोवियल का कुछ एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, ग्लाइडिंग, सैडल, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। एनसीईआरटी एंड में डिसऑर्डर देता है, और मेरी बात लिख के ले लीजिए, डिसऑर्डर के ऊपर दो क्वेश्चन हर साल आने तय हैं।
ठीक है? तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि आप क्या करिए, एनसीईआरटी के हर एक डिसऑर्डर को एक पन्ने पे उतार लीजिए। जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ाऊँगा ना आपको, तो वहाँ पे सारे डिसऑर्डर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले पढ़ाऊँगा। वहीं के सामने ये डिसऑर्डर्स भी लिख लेना। एक ही जगह पर सारी की सारी डिसीज़ेज़ आ जाएँगी, ठीक है? तो आपको क्या होगा, रिवीज़न में ईज़ी होगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम डिसऑर्डर्स। कौन से डिसऑर्डर है भाई साहब? माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटैनी आर्थराइटिस, ऑर्थोपोरोटिस गाउट। देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर खुद की इम्यून सिस्टम ही अटैक करके उसको खराब कर देती है। उससे क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस, उससे क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिसीज़ है। जब मैं जेनेटिक पढ़ाऊँगा तो आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ाऊँगा। जेनेटिक रीज़न में स्केलेटल मसल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं। प्रॉपर्ली डेवलप ना होने की वजह से बच्चे को चलने-फिरने में तकलीफ होती है। टिटैनी, मस्कुलर रैपिड स्पाज़म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम। मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, तो एक डिसीज़ होगी, दैट इज़ अ टिटैनी। टिटैनी इज़ नॉट अ टिटैनस। टिटैनस दूसरा है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी से होता है टिटैनस, ठीक है? और टिटैनी क्या है कि कैल्शियम कम होने की वजह से हो रहा है। इसका किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज़्म से लेना-देना नहीं है, बट टिटैनस का ऑर्गेनिज़्म से लेना-देना है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, वो मैं ह्यूमन एंथ्राइड डिसीज़ में आपको पढ़ाऊँगा। आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? इन्फ्लेमेशन। आर्थ मतलब क्या है? ऑर्थो मतलब क्या है? हड्डियाँ। हड्डियों का इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन, उसे हमने क्या बोल दिया? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, उसे हमने बोल दिया आर्थराइटिस। व्हाट इज़ ओस्टियोपोरोसिस? जल्दी बताओ, व्हाट इज़ ओस्टियोपोरोसिस? ओस्टियोपोरोसिस मतलब कि ऐसी स्टेज ना जिसमें कि बोन्स का कैल्शियम निकल के ब्लड में आता है। क्या हुआ, कैल्शियम की कमी होगी। अब कैल्शियम की कमी होने की वजह से क्या हुआ, बोन ने बोन इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, वो कैल्शियम बाहर छोड़ेगा। अब कैल्शियम बाहर छोड़ने की वजह से क्या होगा, खुद के अंदर कैल्शियम कमी हो जाएगी, तो वो फ्रेजाइल टू ब्रोकन हो जाएँगे। उसी उसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ओस्टियोपोरोसिस। गाउट, गाउट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होने के वजह से, देखो, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। अगर प्रॉपर्ली किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो यूरिया बाहर नहीं जा पाएगा। यूरिया बाहर नहीं जा पाएगा तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे यूरिक एसिड में। और वो यूरिक एसिड भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो वो यूरिक एसिड जाके जॉइंट्स में एक्युमुलेट होगा और वो यूरिक एसिड जॉइंट में एक्युमुलेट होके एक कंडीशन बनाएगा जिसे हम बोलते हैं गाउट। ठीक है? तो इनके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। इनके ट्रीटमेंट्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सॉरी फॉर माय लो वॉइस। सॉरी कि मैं आज उतना एनर्जेटिकली नहीं पढ़ा पाया, जितना मैं एनर्जेटिकली प्रीवियस 2 लेक्चर लिए हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसके वजह से। लिए आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही लगे रहिए एंड डेफिनिटली आप 3 तारीख को बहुत अच्छा करके आएँगे बच्चा। प्रॉपर्ली पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिविज़न करते रहिए। ये नहीं कि आगे-आगे बढ़ते चले, पीछे का सब सपाट होता चला, वैसा भी नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी। जय हिंद, जय भारत।